ये है क्या ADHD, जो इतना भारी भरकम नाम इसका रखा गया है? ये क्या बीमारी है और कैसे इसको समझा जाए? तो इससे पीड़ित जो बच्चा होता है या वयस्क होता है उसको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी। जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है कि ADHD। डॉक्टर साहब, बच्चे तो आमतौर पे चंचल होते हैं। छोटे बच्चों के अंदर, स्पेशली 3-4 साल के बच्चों के अंदर चंचलता देखी जाती है। तो क्या ये देख के ही माँ बाप आइडियल लगा ले, भाई बच्चा चंचल है, टिक के नहीं बैठता, घूमता फिरता रहता है, तो क्या वो बच्चे को ADHD की कैटेगरी में रखा जा सकता है? तो ऐसे बच्चे अक्सर पाए जाते हैं कि वो स्कूल में जाते तो हैं जी। पर वो पढ़ नहीं पाते, या फिर स्कूल में जब जाते हैं तो रिसेस से पहले उनका ध्यान केंद्रित होता है, रिसेस के बाद उनका ध्यान केंद्रित ही नहीं होता। लड़कियों और लड़कियों में से किस में ज़्यादा होती है और किस उम्र में शुरू होती है? ADHD बच्चों में ज़्यादा, लड़कों में ज़्यादा पाई जाती है, पर ये कहना उचित नहीं है क्योंकि लड़कों के अंदर देखा गया है कि उनके अंदर हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा होती है और लड़कियों के अंदर अटेंशन डेफिसिट के सिम्टम ज़्यादा मिलते हैं। आपके पास जो बच्चे आते हैं, आपने डायग्नोज कर दिया तो ये ADHD का ही पेशेंट है, तो उसके लिए क्या उपचार उपलब्ध है और कितना समय ठीक होने में लगता है? मैंने ये देखा अपनी प्रैक्टिस के अंदर कि जिन बच्चों को बचपन में मैनेज नहीं किया गया, जब वो अडल्ट हुए तो मेरे पास किस किस समस्याओं के साथ आते हैं। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम को लेकर आते हैं कि वो अपने पार्टनर के इमोशंस को समझ ही नहीं पाते, वो अपने इमोशंस को नहीं समझ पाते, तो रिलेशनशिप चलाने में बड़ी दिक्कत आती है। तो पता लगा कि आपको ADHD के सिम्टम रहे हैं और वो अभी भी आपको परेशान कर रहे हैं, तो उससे आप निजात पा सकते हैं, बशर्ते कि सही समय पे सही ट्रीटमेंट, सही गाइडेंस आपको मिल जाए। दोस्तों, बियॉन्ड बाउंड्रीज में आपका स्वागत है। हर बार की तरह से ही हमारे साथ एक विशेष मेहमान हैं, डॉक्टर सुदेश खुराना, जो एक लीडिंग साइकेट्रिस्ट हैं, पानीपत के अंदर अपना हॉस्पिटल चलाते हैं, सुप्रीति हॉस्पिटल के नाम से। पहले भी हमारे शो में आ चुके हैं और बहुत ही शानदार हमारी चर्चा रही है मानसिक रोगों के बारे में। वो जनरल चर्चा थी और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही मानसिक रोग के बारे में जिसका नाम है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी ADHD। दोस्तों, एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर चंचलता बढ़ जाती है और हम सब जानते हैं कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। ये बच्चों से शुरू होती है और वयस्कों तक जा सकती है। क्या बीमारी है, कैसे उत्पन्न होती है, क्या इसके कारण होते हैं और क्या इसका प्रभाव होता है, सारी जानकारी साझा करेंगे डॉक्टर सुदेश खुराना हमारे साथ। आप बने रहिएगा पूरे वीडियो में। आइए पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर सुदेश खुराना का। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका इस बियॉन्ड बाउंड्रीज के एपिसोड में, और बहुत सारी बातें आप जब समझेंगे आपसे ADHD के बारे में। तो सबसे पहले, ये है क्या ADHD, जो इतना भारी भरकम नाम इसका रखा गया है? ये क्या बीमारी है और क्यों, कैसे इसको समझा जाए ADHD को? डॉक्टर मुकेश जी। ADHD एक तरह से एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। जी। हम इसे सेक्रेटरी में बोलते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। यानी कि इस डिसऑर्डर में क्या होता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट ठीक ढंग से नहीं होती। या इसको इस तरीके से कहें कि उस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से कि दूसरे बच्चों में होती है। तो इससे पीड़ित जो बच्चा होता है या वयस्क होता है उसको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी। जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है कि ADHD, AD मीन्स अटेंशन डेफिसिट, यानी कि इस बच्चे के अंदर ध्यान का अभाव होता है, और HD मतलब हाइपर एक्टिविटी, यानी कि बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। अति सक्रियता कह सकते हैं। अति सक्रियता, आपने अच्छा शब्द इस्तेमाल किया कि बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा चंचल हो जाता है। जी। तो ये ADHD एक तरह से इस तरह की समस्या है। इसके सामान्य लक्षण बच्चों में और क्या वयस्कों के अंदर भी हमें कुछ देखने को मिलते हैं? किस तरह के होते हैं वो? बिल्कुल, अगर हम लक्षणों की बात करें तो जैसे नाम से मैंने कहा कि क्लियर हो रहा है कि इसमें 3 तरह के लक्षण आते हैं। जी। अटेंशन डेफिसिट, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी। ओके। इन 3 लक्षणों को मिलाकर इस समस्या की पहचान की जाती है। तो यानी हम मोटे मोटे तौर पे कह सकते हैं कि ये, इनको अगर प्रकारों में विभाजित करना हो तो ये 3 प्रकार का भी हो सकता है। बिल्कुल। किसी में कुछ लक्षण ज़्यादा, किसी में कुछ दूसरे लक्षण ज़्यादा, ऐसे। बिल्कुल, इसको डिफाइन किया जाता है कि बच्चे के अंदर अटेंशन डेफिसिट
ज़्यादा है जी। या हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी ज़्यादा है। ओके। क्योंकि जिन बच्चों में हाइपर एक्टिविटी होती है उन बच्चों में इम्पल्सिविटी ज़्यादा पाई जाती है। तो 3 तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं, अटेंशन डेफिसिट एडीएचडी या हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी वाला एडीएचडी या मिक्स्ड उसमें दोनों इंपल्सिवनेस भी ज़्यादा आएगी और हाइपर एक्टिविटी, हाइपर मिक्स एक्टिविटी लक्षण आएंगे बच्चों में। इम्पल्सिविटी और उसमें अटेंशन डेफिसिट के लक्षण भी आते हैं। तो इन लक्षणों को क्लियर करना बड़ा जरूरी होता है। अटेंशन डेफिसिट का मतलब, जैसे मैंने कहा कि ध्यान की कमी हो जाती है, ध्यान का अभाव हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को ध्यान लगाने में दिक्कत आती है। अगर हम कहें कि ध्यान को एक जगह पे अगर केंद्रित करना है उन्होंने, तो उनको दिक्कत आती है। फोकस नहीं हो पाते, फोकस नहीं हो विचलित हो जाते हैं चंचलता रहने की वजह से। एग्जैक्टली तो फोकस नहीं कर पाते हैं बच्चे, और ख़ास तौर पे ऐसे काम में फोकस नहीं कर पाते जहाँ पे उन्हें निरंतर ध्यान देने की ज़रूरत है। और जब हम बच्चों की बात करते हैं तो निरंतर ध्यान की ज़रूरत उनको कब पड़ती है? पढ़ाई के समय, कुछ पढ़ाई के याद समय, करने के समय, कुछ लर्निंग याद के करते लिए। कभी देखिए डॉक्टर साहब, बच्चे तो आमतौर पे चंचल होते हैं। छोटे बच्चों के अंदर, स्पेशली 3-4 साल के बच्चों के अंदर चंचलता देखी जाती है। तो क्या ये देख के ही माँ बाप आइडिया लगा ले, भाई बच्चा चंचल है, टिक के नहीं बैठता, घूमता फिरता रहता है, तो क्या वो बच्चे को एडीएचडी की कैटेगरी में रखा जा सकता है, या कुछ ऐसे कोई मापक यंत्र आपके पास है, कोई क्राइटेरिया है, कोई ऐसा एक क्वेश्चनेयर है जिसके जरिए आप जज करते हैं या ये सिम्टम बच्चे के अंदर होने चाहिए, इस क्वांटिटी में होने चाहिए, तब वो बच्चा इस कैटेगरी में आएगा? इस सवाल पर जाने से पहले मैं एक बात को क्लियर करना चाहता हूं कि पहले हम समझें जी। कि अटेंशन डेफिसिट का मतलब क्या है, हाइपर एक्टिविटी का मतलब क्या है, इम्पल्सिविटी का मतलब क्या है, कैसे पता चलेगा। बिल्कुल फिर हम दूसरे क्वेश्चन पर आएंगे, इन तीनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करें, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, फिर हम उस सवाल पर आसानी से पहुंच पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तो जैसे हमने कहा कि ध्यान की कमी होती है खास तौर पे उस वक्त जब बच्चा पढ़ रहा है, तो उस वक्त ध्यान की कमी हो पाना। तो ऐसे बच्चे अक्सर पाए जाते हैं कि वो स्कूल में जाते तो हैं जी, पर वो पढ़ नहीं पाते, या फिर स्कूल में जब जाते हैं तो रिसेस से पहले उनका ध्यान केंद्रित होता है, रिसेस के बाद उनका ध्यान केंद्रित ही नहीं होता, लगता ही नहीं है। या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि स्कूल में जाने के बाद क्लास में 10 मिनट तक वो बैठ पाते हैं और 10 मिनट के बाद उनका दिमाग कहीं और चलना शुरू हो जाता है। बड़ी कॉमन सी स्थिति है ये, बड़ी आमतौर पे बच्चों में पाई जाती है। मैं जब पढ़ रहा था इसके बारे में, तो भारत के अंदर ही 5 से 10% बच्चे होते हैं। एग्जैक्टली, यानी 10 में से एक बच्चा एवरेज, बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है। तो बच्चे को ध्यान लगाने में दिक्कत आ रही है, काम को पूरा करने में दिक्कत आ रही है। वो कई बार काम शुरू तो कर देता है लेकिन काम को बीच में छोड़ देता है, पूरा अंजाम तक नहीं पहुंचा पाता, पूरा अंजाम तक नहीं पहुंचता, अटेंशन डेफिसिट की कमी होने की वजह से। अगर इसको और उस तरीके से देखा जाए तो बच्चा अगर स्पीच दे रहा है तो स्पीच देते देते वो अचानक इसका दिमाग कहीं और पहुंच जाएगा और वो स्पीच नहीं दे पाएगा, कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाता। इतनी कॉमन सी कंडीशंस है। तो जिसकी वजह से ऐसे बच्चों को आमतौर पे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि वो केयरलेस है, केयरलेस मिस्टेक करता है। कई बार वो सामान रख के भूल जाता है, अपनी पेंसिल, पेन, शार्पनर गुम हो जाते हैं और पेरेंट्स अक्सर उसको डांटते रहते हैं कि तू ऐसा क्यों कर रहा है। पेरेंट्स को उसमें समझने की ज़रूरत है कि कहीं ये अटेंशन डेफिसिट के फीचर तो नहीं है, लेकिन अकेले अटेंशन डेफिसिट के नहीं। आमतौर पे देखें तो हाइपर एक्टिविटी होते हैं कुछ बच्चे, जैसे कहा कि चंचल होते हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा सक्रिय होते हैं। कैसे पहचानें? वो बैठ ही नहीं पाते एक जगह पर। अगर वो बैठे हुए हैं तो उनके हाथ हिलते रहते हैं, उनकी टांगे ऐसे हिलती रहेंगी। बड़ी कॉमन सी चीज़ है, आपने देखी होगी, पैर पटकते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो बैठे हुए हैं किसी काम में तो हाथ में उनके पेन होगा और पेन को वो हिलाते रहेंगे, चाबी को हिलाते रहेंगे, क्योंकि वो क्या है, ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव है, ज़रूरत से ज़्यादा सक्रिय है, विचलित जल्दी हो जाते हैं। अगर उनको धक्का करें, उनको रोकने की कोशिश करें कि वो ऐसे हाथ ना हिलाएं, पाम ना हिलाएं, तो उनका दिमाग एक्टिव हो जाता है, दिमाग घूमने लग जाता है, वो फोकस ही नहीं कर अगर पाता। फिजिकली उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें तो मेंटली वो कहीं और चले जाते हैं, मेंटली कहीं और चले जाते हैं, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाता है जी। तो बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं जो कि बड़ी ही आम तौर पे पाई जाती हैं, स्कूलों में पाई जाती हैं। ऐसे बच्चे आमतौर पे देखा जाता है बड़े बतूनी होते हैं। जब तक टीचर की नज़र उनके ऊपर है तब तक उनकी नज़र ऐसे टिकी हुई है, लेकिन जैसे ही टीचर की नज़र हटती है वो शरारतें करना बड़े शुरू शातिर करते हैं। दिमाग कह सकते हैं ऐसे बच्चों को। तो ऐसे आपकी बातें सुन के लगता है कि हो सकता है कि मेरे अंदर भी कोई बचपन में थोड़े थोड़े सिम्टम ऐसे रहे हो, या बाकी लोग जो देख रहे होंगे उनको भी लग सकता है।
कि थोड़े थोड़े सिम्टम तो हर एक के अंदर, बच्चे के अंदर ही थोड़े होते थोड़े हैं। सिम्टम हर किसी के अंदर हर ऐसे बच्चे में पाए होते जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसको एडीएचडी है। ओके, इसका आपने तो मतलब मेरे ये को ट्राई नहीं दिया है। था कि मैं तो ये सोचने में मजबूर हो गया था कि कहीं मैं भी एडीएचडी का कोई पेशेंट तो नहीं रहा हूँ। उस टाइम तो पेरेंट्स को पता भी नहीं, आज तो फिर भी अवेयरनेस आ गई है, इंटरनेट आ गया है, डॉक्टर्स हो गए हैं, तो पहले तो ये चीज़ें होती भी नहीं थी। वो शरारती जो बच्चा है, जिसको हम जी। शरारती कहते हैं, बड़ा शरारती है ये, तो हमें देखने की ज़रूरत है कहीं इसको एडीएचडी तो नहीं है। उसमें एक तो पहला तो ये कि फोकस उसका कम हो जाएगा, फोकस कम हो जाता है, अटेंशन वो प्रॉपर दे नहीं पाएगा किसी चीज़ में। अटेंशन नहीं दे दूसरा, पाता, वो चंचल ज़्यादा होगा, वो कहीं टिक के नहीं बैठेगा। कहीं वो टिक कर नहीं बैठता। जी। ठीक है, अगर बैठा हुआ है तो लंबे समय तक नहीं बैठ पाता। अगर धक्के से उसको बिठा भी दिया जाए वहाँ पर लंबे समय तक, तो उसका दिमाग टिकने वाला नहीं है। तो इस तरह के बच्चे ये हरकतें घर में करते हैं, स्कूल में करते हैं, या बाहर किसी कोई गेस्ट आ जाए तब करते हैं, या हर जगह करते हैं? कैसा कैसा यही एक उसमें क्रुशियल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में है कि ओके। कैसे होगा। लेकिन वहाँ तक जाने से पहले दोबारा से हम एक जो टॉपिक रह गया कि जी। इम्पल्सिविटी होती है ऐसे बच्चों के अंदर। ओके। इम्पल्सिविटी मतलब कि वो कोई भी काम सोच समझ के नहीं करते, आवेग होता है उसके अंदर, आवेग होता है उनके अंदर, करना है, फटाफट डिसीजन फटाफट लेते करना है, हैं, फटाफट करना है, पूरा करना है। पूरा करना है, फटाफट डिसीजन लेते हैं और काम को करने लग जाते हैं। जैसे मैंने कई बच्चों के अंदर देखा या बड़ों के अंदर देखा कि वो अचानक ही प्लान बनाते हैं कि मुझे घूमने जाना है, रात को प्लान बनाया और रात को ही निकल पड़े। ठीक, अचानक ही उनके मन में आता है कि शॉपिंग करने जाना है और बे हिसाब से शॉपिंग कर लेते हैं, कितना पैसा खर्च करना है उन्हें हिसाब नहीं रहता। तो कोई भी उनका डिसीजन होता है प्री प्लान नहीं होता, ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। ठीक, तो ऐसे बच्चों के अंदर देखा गया, या वयस्कों के अंदर ऐसा देखा गया कि ऐसे बच्चे जोखिम वाले काम ज़्यादा करने लग जाते हैं, नशे के आदी ज़्यादा हो जाते हैं, शराब के आदी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे सिम्टम इनके अंदर मिलते हैं। एक बात यहाँ निकलती है कि ये जो स्थिति है लड़कियों और लड़कियों में से किस में ज़्यादा होती है और किस उम्र में शुरू होती है ये? एग्जैक्ट, जी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि किन में ज़्यादा होती है। क्या लड़कों में ज़्यादा होती है? जी। बुक्स ये कहती हैं कि एडीएचडी बच्चों में ज़्यादा, लड़कों में ज़्यादा पाई जाती है, पर ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि लड़कों के अंदर देखा गया है कि उनके अंदर हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा होती है और लड़कियों के अंदर अटेंशन डेफिसिट के सिम्टम ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन ज़्यादा दिखता क्या है? दिखती हाइपर एक्टिविटी है, इसलिए वो लड़कियों का पता नहीं लग पाता। इसलिए वो लड़कियों का पता नहीं चल पाता। ओके। ये लक्षण आमतौर पे प्री स्कूल में भी पहचाने जा सकते हैं, पर ज़्यादातर इसका पता कब चलता है? जब उन्हें टिकना पड़ता है, बच्चे को एक जगह बैठना होता है, जब उन्हें निरंतर ध्यान की ज़रूरत होती है स्कूल में। तो स्कूल के अंदर जब बच्चे जाते हैं जी। तो वहाँ से इसकी प्रॉब्लम का बच्चों का जो ज़्यादा पहला पता मतलब चलता जो सिम्टम नजर आता है, जो ध्यान जाने वाला सिम्टम होता है, वो स्कूल में नजर आता है, वो है। स्कूल में नज़र आता है। जी। तो अगर हम इसकी बात करें, जैसे आपने कहा कि ऐसे तो हर बच्चे के अंदर लक्षण आ रहे यस, हैं, यस। तो क्या सभी बच्चों को एडीएचडी है? ऐसा नहीं है। तो इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है? जी, इसको जी, डायग्नोज जी। करने के लिए अगर हम बात करें जी। तो जो लक्षण हैं, कम से कम 6 लक्षण बच्चे के अंदर होने चाहिए और 6 महीने तक होने चाहिए। और ये लक्षण जो हैं कम से कम 2 एरियाज को प्रभावित करने चाहिए, या तो घर को, या स्कूल के काम में, या सामाजिक काम में, या कामकाज को। अगर 2 से ज़्यादा एरियाज को ये प्रभावित कर रहे हैं और लक्षणों की शुरुआत 12 साल से पहले हो रही है, तो एडीएचडी का डायग्नोज बनता है। पर ऐसे नहीं बनता। जी। इसको बनाने के लिए हमें हिस्ट्री लेनी पड़ती है, पेरेंट्स से हिस्ट्री लेनी पड़ती है, कई बार स्कूल के टीचर से हिस्ट्री लेनी पड़ती है, बच्चे से हिस्ट्री लेनी पड़ती है, उसकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तब जाकर हम डायग्नोसिस तक पहुंचते हैं कि एडीएचडी है। लेकिन कम से कम माता पिता अवेयर हों, उन्हें ये पता चले कि ये लक्षण एडीएचडी के हो सकते हैं। अगर उनको अवेयरनेस होगी तो इस बारे में बात कर पाएंगे। आपके पास यहाँ से एक क्वेश्चन निकलता है कि आपके पास ओपीडी में कुछ पेशेंट ऐसे, कुछ पेरेंट्स ऐसे आते हैं अपने बच्चों को लेके, भाई इस तरह के सिम्टम दिख रहे हैं, क्योंकि जैसे आजकल अवेयरनेस बढ़ रही है और बच्चा जब इस तरह के सिम्टम उनके अंदर या साइन नज़र आते हैं तो वहाँ पर परेशान तो स्वाभाविक होते ही हैं। तो पहले तो लोग ये समझते थे कि ये तो बच्चा चंचल है ज़्यादा, या ज़्यादा ध्यान नहीं करता है ना, और उसको कई बार वो शाबाशी के मूड में भी भाई अप्रिशिएट करते थे इस बिहेवियर को, भी हमारा बच्चा तो बहुत एक्टिव है, जबकि अति हर चीज़ की बुरी होती है। तो क्या आपके पास ऐसे पेशेंट लेके आते हैं कि बच्चा डॉक्टर साहब इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं और क्या कोई बीमारी है क्या ये?
बिल्कुल ठीक। तो काफ़ी पेरेंट्स हैं, जी जैसे जैसे अवेयरनेस स्प्रेड हो रही है, पेरेंट्स बच्चे को इस बिहेवियर की प्रॉब्लम के लिए लेकर आ रहे हैं। जी कुछ अटेंशन डेफिसिट के लिए आ रहे हैं कि इनको स्कूल में पढ़ाई में दिक्कत आती है, कुछ हाइपर एक्टिविटी को लेकर आ रहे हैं, कुछ गुस्से को लेकर आ रहे हैं कि बच्चा गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है, नाराज़ जल्दी हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि इसके 3 सिम्टम्स हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि केवल 3 सिम्टम्स ही हों। ऐसे बच्चों के अंदर और बड़ों के अंदर कुछ और सिम्टम भी होते हैं जो कि हमें देखने होते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे अलग तरह के सिम्टम को लेकर भी हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बच्चों के अंदर मूड स्विंग्स काफ़ी कॉमन हो रहे हैं। उनका मूड एक जगह एक जैसा नहीं रहता, बदलता रहता है। वो पल भर में खुश हैं, पल भर में उदास हो जाते हैं, पल भर में जिस गुस्से में तरह हो के जाते हैं। डिप्रेसिव इलनेस में सिम्टम आते हैं, डिप्रेशन टाइप कुछ सिम्टम। नहीं, डिप्रेशन में तो सिम्टम ऐसा होता है कि उसका मूड परसिस्टेंट लो रहता है लंबे समय तक। ओके। मूड स्विंग में क्या होता है, मूड एक जैसा कभी नहीं अच्छा हो रहता, रहा है, वो इस तरह वेवी रूप में रहता वेवी है। रूप में जा रहा है। जी तो ऐसे बच्चों के अंदर हम देखते हैं कि एडीएचडी तो नहीं है। कुछ बच्चे आते हैं या बड़े आते हैं ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम के साथ आते हैं कि उनका दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा है, एक जगह टिकता ही नहीं है। तो हमें देखना होता है कि कहीं वो एडीएचडी के सिम्टम ही तो नहीं है, क्योंकि ऐसे बच्चों में एडीएचडी के सिम्टम बड़े ही कॉमन पाए जाते हैं, देखे जाते हैं। कुछ लोग आ रहे हैं एंगर इश्यू के साथ आ रहे हैं। जी तो इस तरह की चीज़ों को देखते हुए अगर हम बात करते हैं तो बड़ी ही कॉमन सी समस्या है। पेरेंट्स आ रहे हैं और वो मेडिसिन ले रहे हैं और इसके लिए आगे ट्रीटमेंट जो भी है वो चल रही है। जी। एडीएचडी के कारण क्या हैं? क्या जीन्स का भी कोई रोल है? आनुवंशिक कारणों से भी होता है? कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं या डाइट का भी कोई रोल है? तो क्या क्या चीज़ें जो इसको प्रभावित करती हैं, जो पैदा करती हैं? देखिए, अगर हम बात करें कि एडीएचडी के कारण क्या है, तो अभी तक एक स्पेसिफिक कारण साइंटिस्ट फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं। जी लेकिन ऐसा देखा गया है कि एडीएचडी, अगर पेरेंट्स के अंदर एडीएचडी है तो बच्चों के अंदर एडीएचडी होने के चांसेस, संभावना बढ़ जाती है। संभावना बढ़ जाती है। जी तो कारणों को जेनेटिक्स के साथ जोड़ा जोड़ा जा रहा है। दूसरी चीज़, अगर दोनों पेरेंट्स के अंदर एडीएचडी है तो बच्चों के अंदर एडीएचडी होने की संभावना और ज़्यादा देखी गई है, जी जो कि दिखाते हैं कि कारण जो है बायोलॉजिकल है, जेनेटिक्स है। पर केवल जेनेटिक्स नहीं, जैसे कि इन्वायरमेंटल कारण भी हैं और न्यूट्रिशन कारण भी देखा गया है कि कुछ बच्चों में ऐसा पाया गया कि अगर उनके अंदर कुछ विटामिन दिए जाएं, कुछ अमीनो एसिड्स दिए जाएं, आयरन दिया जाए, जी तो बच्चों के अंदर एडीएचडी के चांसेस कम हो जाते हैं। यानी कि एडीएचडी ट्रीटमेंट में हेल्प करती है। मतलब न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी की वजह से भी ये हो सकता है, ये माना गया है। ऐसा माना गया है। और ये रिसर्च ये कहती है कि जो भी हम फास्ट फूड लेते हैं, फास्ट मीन्स जो आपको फास्ट कर देता है, तो जो भी फास्ट फूड्स हैं, एक्सेसिव यूज ऑफ फास्ट फूड एडीएचडी को करता है, बढ़ा देता है उसको। बढ़ा देता है। जो प्रोसेस फूड ज़्यादा होता है, चॉकलेट्स ज़्यादा होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा होती हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, जितने भी फास्ट फूड्स हैं, ये सभी एडीएचडी को बढ़ाने में मदद करते हैं। और अगर इसके कारणों में देखा जाए थोड़ा सा, तो ऐसा देखा गया कि एडीएचडी उन बच्चों के अंदर ज़्यादा होती है जी जो प्री मैच्योर होते हैं, ओके। यानी कि जिनकी डिलीवरी समय समय से से पहले पहले हो हो गई जाए, तो उन बच्चों में एडीएचडी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा पाए गए हैं। और ऐसे पेरेंट्स जो मदर हैं जिसकी डाइट प्रॉपर नहीं है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऐसे बच्चों में एडीएचडी के चांसेस ज़्यादा पाए गए हैं। तो दोनों ही कारण, बायोलॉजिकल कारण और साइकोलॉजिकल कारण और साथ में इन्वायरमेंटल कारण एडीएचडी को प्रभावित करते हैं। यहाँ एक प्रश्न ये निकलता है कि किसी और बीमारी के साथ भी इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनता है, या फिर कोई और ऐसे किसी और बीमारी के सिम्टम भी इसके जैसे होते हैं, जैसे ऑटिज्म वगैरह आपके पास पेशेंट आते होंगे बच्चों में, या और कोई बीमारी ऐसी जिसका इसके सिम्टम मिलते जुलते हों, या अलग से ही अपनी एक इंडिविजुअल और एक अपनी अपनी पहचान अलग रखती है ये? देखो, जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो वो एडीएचडी लेकर नहीं आता, वो अपनी प्रॉब्लम से लेकर आता है, तो हमें रूल आउट करना होता है। एडीएचडी कभी भी अकेली नहीं आती। एडीएचडी के साथ जुड़ी हुई प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन पाई जाती हैं, जैसे एंग्जाइटी जो है, ओके अराउंड 50% केसेज जो होते हैं उसमें एडीएचडी के साथ एंग्जाइटी होती है। जी 30% केसेज में एडीएचडी के साथ ओसीडी जुड़ी हुई होती है। और अगर देखा जाए डिप्रेशन क्वाइट कॉमन है, फैटीग सिंड्रोम
छोटे बच्चों के अंदर भी जो 8-10 साल के बच्चे होंगे उनके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, एंजाइटी, फैटीग इस तरह के सिम्टम, ओसीडी ओसीडी। बड़ी ही कॉमन है। अच्छा। और अगर आजकल देखा जाए तो बच्चों के अंदर एक नई समस्या आ रही है जो कि एडीएचडी के बच्चों में बड़ी कॉमन होती है। आपने सुना होगा कि बच्चे बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं। हर 10 मिनट के बाद वो कहते हैं कि मैं बोर हो रही हूँ, मैं क्या करूँ। तो बोरियत किसके साथ जुड़ी हुई है? एडीएचडी के साथ जुड़ी हुई है। ओके। और इसके अगर कारणों पर हम बात करें तो उसको देखा जाए तो जो बच्चे टीवी को ज़्यादा स्क्रॉल कर रहे हैं, मोबाइल को ज़्यादा स्क्रॉल कर रहे हैं, हर सेकंड में उन्हें नई स्टिमुलेशन चाहिए। जिनका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया, जिनका डोपामिन रिलीज उनको बार बार चाहिए, बार बार जिसका डोपामिन रिलीज चाहिए, क्योंकि अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है। तो मोबाइल भी कहीं ना कहीं एक बहुत कंटिन्यूस बड़ा कारण है। उसके प्रभाव में रहना चाहते हैं, वो स्टिमुलेशन के प्रभाव में रहना चाहते हैं। तो मोबाइल भी एक बहुत बड़ा कारण है इसका, एडीएचडी का। और कुछ फंक्शनल कुछ चेंजेस भी होते हैं ब्रेन के अंदर, इसके अंदर, या मतलब हमारे ब्रेन के अंदर भी कुछ चेंजेस होते हैं इसके अंदर, या फिर आप न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह उनका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, या कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं? क्या एक्चुअल में क्या होता है दिमाग के अंदर जब इस तरह के सिम्टम जैसे और मनोरोगों के अंदर होता है? बिल्कुल तो, ठीक। जी अगर देखा जाए तो इसमें स्टडीज की गई हैं जी कि ब्रेन में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ऐसा देखा गया कि स्ट्रक्चरल चेंजेस में ब्रेन का जो साइज है ऐसे बच्चों में वो कम होता है, जो वॉल्यूम होती है वो कम होती है। ख़ास तौर पे कुछ एरियाज जैसे हाइपोथैलेमस और अमिगडाला, ये दो ऐसे सेंटर्स हैं अमिगडाला जो इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए जाना जाता है, इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए जाना जाता है जी। उसका साइज जो होता है एडीएचडी के बच्चों में छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसे बच्चों के अंदर इमोशनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा, इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है, इमोशनल इम्बैलेंस बड़ा ही कॉमन पाया जाता है। तो फिर आगे जाके उनको भविष्य में भी तंग करता है जब वो अडल्ट बड़े हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक, कि तभी ये कहा गया कि इसका प्रभाव ना केवल छोटे बच्चों में बल्कि बड़ों में। तो इसका निदान तो बहुत समय से होना जरूरी है। अगर डायग्नोज नहीं होगा तो ट्रीटमेंट भी क्या होगा, फिर आगे जाके पूरी जीवन को प्रभावित करेंगे। एग्जैक्टली। तो दोस्तों ये बड़ी खास बात डॉक्टर साहब ने बताई है कि एडीएचडी को आप इतनी आसान उसमें ना लें। अगर बच्चा के अंदर जो सिम्टम डॉक्टर साहब ने बताए हैं वो नज़र आ रहे हैं तो आपको मनोरोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये अपने जीवन के आगे आने वाले समय में उनकी सोशल लाइफ पे, उनकी रिलेशनशिप पे, उनके काम पे भी इफेक्ट डाल सकता है और एक बड़ा प्रभाव उनके जीवन के अंदर पैदा कर सकता है, उनके व्यक्तित्व को नुकसान भी पहुंचा सकता है और उनको मानसिक बीमारियां भी पैदा कर सकता है। जैसे हम बात कर रहे थे जी कि ऐसे बच्चों के अंदर ब्रेन का साइज छोटा हो जाता है, जी उसी तरीके से कुछ टेक्निक के द्वारा ये देखा गया कि फंक्शनल एमआरआई के द्वारा, जी पेट स्कैन के द्वारा, स्पेक्ट के द्वारा जब किया गया ऐसे बच्चों के अंदर देखा गया तो कुछ एरियाज में ब्लड फ्लो जो होता है वो कम हो जाता है। ओके। तो ब्लड फ्लो कम होने की वजह से ऐसे बच्चों के अंदर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो वो अच्छे तरीके से काम को अपने प्लान नहीं कर पाते, गोल नहीं बना पाते, ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, डिसीजन नहीं ले पाते। क्यों? उसकी वजह क्या है कि बच्चों के उस एरिया में ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से उनके फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से फंक्शन डिस्टर्ब तो डिसीजन मेकिंग में फ़र्क आने का मतलब है कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है, वो डिस्टर्ब हो रहा है। और मेमोरी पे भी कोई असर आता है। जब बच्चों की अटेंशन स्पैन कम होता है जी, तो फोकस नहीं हो पाता, तो ऐसे बच्चे अक्सर मेमोरी प्रॉब्लम के साथ आते हैं, वो जल्दी भूलने लग जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है डॉक्टर मुकेश, पेरेंट्स क्या करते हैं, ऐसे बच्चों को डांटने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि बच्चा जानबूझ के ऐसा कर रहा है, तो पनिशमेंट देते हैं, अलग अलग तरीके से डील करने की कोशिश करते हैं। वो ये नहीं सोच पाते कि ये बच्चे की बेसिक डीप इनसाइड प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इसको समाधान चाहिए, इसको हेल्प चाहिए। तो हमें बजाय उसको डांटने के हमें उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए ताकि वो प्रॉपर उसका डायग्नोज करके समाधान उसका निकाल पाए, ताकि हम समझ पाएं कि बच्चा क्यों कर रहा है, बच्चा उसके पीछे कारण क्या है। और कारणों में अगर हम थोड़ा सा और डीप में जाएं जी, तो कुछ केमिकल इम्बैलेंस को देखा गया। जी, ऐसा देखा गया कि ऐसे बच्चों के अंदर दो तरह के केमिकल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, नोरेपिनेफ्रिन और डोपामिन। ओके। डोपामिन और नोरेपिनेफ्रिन कम होने की वजह से, दोनों ही कम होने की वजह से ये प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो केवल ये बच्चे की जानबूझ की हरकत नहीं है, कोई कमी नहीं है, उसके अंदर नेचुरली कुछ चीज़ें कम हो रही हैं जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को
अवेयरनेस नहीं है तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसको अच्छे तरीके से असेसमेंट करके डायग्नोज करके इसकी ट्रीटमेंट पे हमें जाना चाहिए। हमने समझा डॉक्टर साहब से ADHD क्या है, इसके सिम्टम क्या हैं, क्यों होता है ये, इसके अंदर दिमाग के अंदर क्या चेंजेस होते हैं। अब हम जानना चाहेंगे आपसे कि इसके मेडिसिनल ट्रीटमेंट क्या है, उपचार क्या अवेलेबल है। आपके पास जो बच्चे आते हैं, आपने डायग्नोज कर लिया भाई ये ADHD का ही पेशेंट है, तो उसके लिए क्या उपचार उपलब्ध है और कितना समय ठीक होने में लगता है। पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि लगभग कितना समय उसको ठीक होने में लगता है। देखो, पहली चीज़ तो समझने की ज़रूरत है कि अगर हम ADHD की बच्चे की बात कर रहे हैं, पेरेंट्स को खास तौर पे समझने की ज़रूरत है, सबको समझने की ज़रूरत है कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। जी अगर हम इसको बचपन में डायग्नोज नहीं करते, बचपन में इसको ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, तो इसका इफ़ेक्ट बड़ों तक मिलता जाता है। जी इसलिए इसको अच्छे तरीके से डायग्नोज कर हमें ट्रीटमेंट पर पहुंचना है। अब जब ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो दो तरह की ट्रीटमेंट ही चलती हैं इसके अंदर। पहली ट्रीटमेंट होती है मेडिसिनल और सेकंड ट्रीटमेंट होती है काउंसलिंग के द्वारा, बिहेवियर थेरेपी के द्वारा। दोनों ट्रीटमेंट का अपना रोल है। आमतौर पे जो मेडिसिन है साइकेट्रिस्ट प्रेस्क्राइब करते हैं। जी अलग अलग तरह की इसके लिए मेडिसिन आती हैं जो कि टेंशन को इम्प्रूव करती हैं, जो हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं, जो इम्पल्सिविटी को कंट्रोल करती हैं। उनके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जी और दूसरी ट्रीटमेंट इसके लिए है काउंसलिंग के द्वारा, जो आमतौर पे साइकोलॉजिस्ट करते हैं। लंबे समय तक काउंसलिंग सेशन चलते हैं। बच्चे के जो डिफेक्टिव एरिया हैं उनके ऊपर वर्कआउट किया जाता है, बच्चे की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको असेस किया जाता है। और लंबे समय तक जब हम इनके ऊपर वर्कआउट करते हैं तो समय लगता है, लेकिन बच्चे की प्रॉब्लम्स रिकवर हो जाती हैं। ये बताना बड़ा ही मुश्किल काम होगा कि ट्रीटमेंट कब तक चलेगी, क्योंकि लंबी चलने वाली प्रोसेस है। हम उस प्रोसेस को स्लो कर इम्पोर्टेंट सकते ये है हैं। कि ये पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है पूरी अगर तरह टाइम से हम इसको समझ लें। इसको टाइम से मैनेज किया जाए तो दोस्तों, अगर ये डॉक्टर साहब ने ये अच्छी बात कही कि समय टाइम लाइन तो नहीं दी जा सकती, लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर समय से बीमारी पता लग जाए तो दवाइयों के द्वारा और काउंसलिंग के द्वारा, थेरेपीज के द्वारा इससे निजात पाना पूरी तरह से संभव है। क्या कुछ लाइफस्टाइल का भी रोल है इसको क्योर करने में, ठीक करने में, हेल्प करने में, इससे निकलने में? बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं काउंसलिंग में, बेसिकली हम क्या वर्कआउट करते हैं, जी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करते हैं। जी पहला काम जो होता है, जैसे मैंने कहा कि बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, बच्चे की जगह टिक कर नहीं बैठते, तो हमें क्या करना होता है, बच्चे की एक दिनचर्या बनानी पड़ती है। जो आजकल बच्चों की दिनचर्या सही डिस्टर्ब हो नहीं रही है, है। डिस्टर्ब है। ठीक है। उनके सोने का समय, उठने का समय, खाने का समय कुछ भी फिक्स नहीं है। जी तो इसकी ट्रीटमेंट के अंदर दिनचर्या को बनाया जाता है। एक फ़िक्स टाइम पर उनसे ये काम करवाए जाते हैं और हर रोज़ ये काम करवाए जाते हैं। दूसरी चीज़ हमने कहा कि कारणों पर हमने बात की कि न्यूट्रिशनल फैक्टर्स जो हैं वो इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। तो अगर हम बच्चे को फास्ट फूड से दूर करते हैं, जी बेसिकली लाइफस्टाइल को उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, उसको फास्ट फूड से दूर कर रहे हैं, चॉकलेट से दूर कर रहे हैं, जंक फूड से दूर कर रहे हैं, उसको इस तरह की चीज़ों से जो कि उसकी एक्टिविटी को इफ़ेक्ट कर रही हैं हम दूर कर रहे हैं, और उसको मोटे अनाज पर लेकर आ रहे हैं, जो कि हमारा प्राचीन खाना, भारत का खाना माना यस जाता है यस यस कि मोटा अनाज दिया जाए, अच्छी तरीके से दूध दिया जाए। फ़िश, चिकन का रोल भी इसके अंदर पाया गया है क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स अच्छे होते हैं। टोफू, बीन्स, हरी सब्जियां दी जाएं तो बच्चे की के अंदर ADHD के सिम्टम अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर जाते हैं। तो लाइफस्टाइल में अगर इम्प्रूवमेंट लेकर आते हैं तो बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। पर क्योंकि सारी चीज़ें एक दिन में नहीं होती हैं, ये काउंसलर के साथ बैठकर धीरे धीरे बच्चे के साथ क्योंकि वर्कआउट हैबिट पे किया काम जाता करना होता है और हैबिट को बदलना बड़ा मुश्किल लंबा काम है। बिल्कुल ठीक। तो वो समय मांगती है। फिजिकल एक्टिविटी का, एक्सरसाइज का भी कोई रोल देखा गया है? इसमें देखा गया है फिजिकल एक्टिविटी में अगर हम बात करें, क्योंकि बच्चे टिक कर नहीं बैठते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनके अंदर कुछ स्प्रिंग लगे हैं। स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, जी जैसे उन्होंने पेट्रोल पिया हो, टिक कर बैठते ही नहीं हैं। मोटर लगी है कोई मोटर लगी चलाने है। के लिए। बिल्कुल। जी तो अगर हम बात करें कि ऐसे बच्चों को अगर एक्टिविटी में डाला जाए जी तो उनकी एक्टिविटी में फिजिकल एक्टिविटी कंज्यूम होती है, एनर्जी कंज्यूम होती है, जिससे उनकी हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। बात जब लाइफस्टाइल की बात हम करते हैं तो जी। योगा का और मेडिटेशन का काफ़ी रोल ज़्यादा है। रोल है, लेकिन वो स्पेसिफिक मेडिटेशन होती है, स्पेसिफिक योगा होता है
कि कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए कौन सा योगा किया जाए, उसके इमोशंस को मैनेज करने के लिए कौन सी मेडिटेशन की जाए, उसके एंगर को कंट्रोल करने के लिए कुछ कामिंग एक्सरसाइज करवाई जाती इम्पल्सिवनेस को है, कम कर कैसे किया जाए, कैसे उसके लिए किया क्या जाए। अलग से। तो एक जनरल जी, कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके। काउंसलर के साथ बैठकर वो बच्चे डिपेंड के करता है पेशेंट टू पेशेंट, क्या उसको चाहिए, उसको एक कस्टमाइज उसका एक प्रोटोकॉल बनाया जाता है। प्रोटोकॉल बनाया जाता है। जी। जब भी बच्चे पेरेंट्स जी, थेरेपी के लिए आते हैं तो पेरेंट्स अक्सर हमें ये कहते हैं कि बच्चे की काउंसलिंग कर दो। ऐसा नहीं होता एडीएचडी के अंदर, क्योंकि काउंसलिंग की जरूरत केवल बच्चे को नहीं है, उस एनवायरनमेंट को है, उसमें जो भी जुड़ा हुआ है। उस इन्वायरमेंट में जो भी जुड़ा हुआ जी। है सबकी ट्रीटमेंट की जरूरत है। पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट के बिना बच्चे की हेल्प नहीं की जा नहीं की जा सकती। तो इसमें हमें एक टीम की तरह काम करना होता है, जिसमें पेरेंट्स जुड़ते हैं, बच्चा जुड़ता है, टीचर्स जुड़ता है, डॉक्टर्स जुड़ते हैं। तो जब हम एक टीम की तरह काम करते हैं तो वो ही पॉजिटिव और बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं, बड़े कम समय में आते होंगे जब सारे के सारे अपनी अपनी भूमिका को बड़े अच्छे से निभाते हैं। Exactly. एक टीम की तरह से। Exactly. बॉलर अच्छी बॉल फेंक रहा है, बैट्समैन अच्छी बैटिंग कर रहा है, Exactly. है ना, तो फिर अच्छे सारे मिलके काम करते हैं। एग्जैक्टली। हमने डॉक्टर साहब से जाना कि एडीएचडी क्या है, इसके सिम्टम क्या हैं, इसके कारण क्या हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, क्या इसके उपचार उपलब्ध है हमारे पास। डॉक्टर साहब, बच्चे को मान लो एडीएचडी हुआ है, जब वो अपने करियर वाली स्टेज पे आता है, प्रोफेशनल लाइफ में आता है, तो उसके जीवन पे, व्यक्तिगत जीवन पे और उसके पेशेवर जीवन पे, व्यावसायिक जीवन पे, प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह के असर देखने में आते हैं जो एडीएचडी का शिकार रहा हो बच्चा। देखिए डॉक्टर मुकेश, अगर हम इसमें बात करें कि जैसे मैंने पहले कहा कि एडीएचडी जो है जीवन के हर एस्पेक्ट को प्रभावित करती है, चाहे वो व्यक्तिगत पर्सनल लेवल पे हो, चाहे वो सोशल लेवल पे हो, चाहे वो वर्किंग लेवल पर हो। मैंने ये देखा अपनी प्रैक्टिस के अंदर जी, कि जिन बच्चों को बचपन में मैनेज नहीं किया गया, जब वो अडल्ट हुए तो मेरे पास किस किस समस्याओं के साथ आते हैं। ठीक, तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम को लेकर आते हैं कि वो अपने पार्टनर के इमोशंस को समझ ही नहीं पाते, वो अपने इमोशंस को नहीं समझ पाते। ऐसे लोग जल्दी भड़क जाते हैं, गुस्से में जल्दी आ जाते हैं, अग्रेसिव जल्दी हो जाते हैं और हर काम की वो जल्दबाजी करते हैं। तो रिलेशनशिप चलाने में बड़ी दिक्कत आती है। कुछ बच्चे मैंने देखा गया कि जो अडल्ट में ऐसे बच्चों को डिसीजन लेने में बड़ी दिक्कत आती है। अब जब करियर का डिसीजन लेना होता है तो ऐसे बच्चे डिसाइड ही नहीं कर पाते वो किस करियर में जाएं, और जब वो डिसीजन लेते हैं तो इम्पल्स में आकर डिसीजन लेते हैं, कोई प्रॉपर अच्छे तरीके से डिसीजन नहीं ले पाते, प्लानिंग नहीं होती उसके पीछे, Planning ऑर्गेनाइज्ड नहीं वे नहीं होता उसके पीछे। ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं होता। और अक्सर डिसीजन लेने के बाद उनको दिक्कत आती है कि मैंने डिसीजन सही लिया या फिर गलत लिया, फिर उसमें भी वो कंफ्यूज रहते हैं फिर वो कंफ्यूज रहते हैं। मैंने काफ़ी अडल्ट्स को इस समस्या में देखा गया कि वो एक प्रॉब्लम के साथ आ रहे हैं जिसको बोलते हैं फैटीग। बार बार उनका फैटीग की दिक्कत आ जाती है, फिजिकल या मेंटल, दोनों, दोनों फटीग आते हैं। फिजिकल फैटीग या फिर मेंटल फैटीग। जी, बड़ी कॉमन सी कंडीशन है, मैंने करीब 10-15 लोगों के अंदर अडल्ट के अंदर पाई गई। और जब उनको असेस किया गया, देखा गया, तो बचपन में सभी को एडीएचडी के लक्षण सिम्टम्स रहे हैं। ओके, तो एडीएचडी ख़त्म नहीं होती, ये अपने रूप बदल लेती है। ओके, काफ़ी लोगों को जो अडल्ट में आते हैं देखा गया कि वो नशे के आदी हैं, एडिक्शन की प्रॉब्लम्स है उनके अंदर, वो नशा छोड़ ही नहीं पाते हैं। लेकिन जब हिस्ट्री को दोबारा से असेस किया गया, देखा गया, तो बचपन में उनको एडीएचडी की समस्या रही है। तो एडीएचडी हमें जीवन के हर एरिया पे प्रभावित करती है। अगर हम करियर की बात करें तो ऐसे बच्चे अक्सर एक करियर में जाते हैं और थोड़े दिन में बोर हो जाते हैं, ऊब जाते हैं और बाद में अपना करियर चेंज कर लेते हैं। तो काफ़ी लोग आपने भी देखे होंगे जो बार बार अपने करियर को चेंज करते रहते उनके हैं। बचपन में कहीं ना कहीं एडीएचडी के सिम्टम रहे हैं, सिम्टम रहे होंगे अगर हम प्रॉपर उसकी असेसमेंट यहाँ करें। 2 प्रश्न निकलते हैं डॉक्टर खुराना। पहला प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत लोग बचपन से जब व्यस्क उसमें जाते हैं और एडीएचडी में रहे हैं तो वो वहाँ तक वो सिम्टम पहुँचते हैं, एवरेज कितनी, अगर ऐसा कुछ कोई हमारे पास स्टैट है, कोई डेटा इस तरह का है। और कितने, दूसरा क्वेश्चन ये निकलता है कि क्या वो
अडल्ट एज में जाने के बाद जिनको ADHD के सिम्टम रहे हैं और जो बचपन में ट्रीट नहीं किए गए, क्या वो उस उम्र में भी वो ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल ठीक। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो मेरे पास ऐसा डाटा नहीं है कि कितने ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, पर ऐसा ज़रूर देखा गया है। बुक्स ऐसी मेंशन कहती हैं जी कि काफ़ी लोग हैं जो कि ADHD बचपन में ही रिकवर हो जाती है। जी लेकिन जैसे मैंने कहा कि लोग रिलेशनशिप की प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं, लोग एडिक्शन की प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं, लोग डिसीजन की प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं, लोग बोर्डम की समस्या लेकर आ रहे हैं, लोग फैटीग की समस्या लेकर आ रहे हैं। तो ADHD के क्लासिकल क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे वो। लेकिन वो लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, वो और नए रूप में लेके आ रहे नए हैं रूप सिम्टम्स को। में नए रूप में उनके सिम्टम्स आ रहे हैं। ओके। इसलिए हम कह सकते हैं ADHD खत्म नहीं होती। ओके। ADHD अपना रूप बदल लेती है। और ऐसे लोगों के अंदर अगर हम ADHD की मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, जी काउंसलिंग स्टार्ट करते हैं, उनके सिम्टम रिकवर हो जाते हैं। रिकवर हो जाते हैं। हाँ, तो वो इम्पोर्टेंट है वो कि important अगर मान लो एडल्ट एज में भी आपको दोस्तों पता लगा कि आपको ADHD के सिम्टम रहे हैं और वो अभी भी आपको परेशान कर रहे हैं, तो उससे आप निजात पा सकते हैं, बशर्ते कि सही समय पे सही ट्रीटमेंट, सही गाइडेंस आपको मिल जाए। बिल्कुल। जी। यहीं से एक प्रश्न और भी निकलता है कि क्या अर्ली डायग्नोसिस का, प्रारंभिक पता लगने का और उसका इलाज शुरू होने का फर्क पड़ता है? एग्जैक्टली, ये इस क्वेश्चन का जवाब भी हमारे पिछले क्वेश्चन में ही है। तो इसका मतलब ये है कि हमें देर नहीं करनी चाहिए और पहला लक्षण आते ही, चाहे आपको लग रहा हो कि बच्चा हाइपर वैसे ही चंचल है, उसको दिक्कत नहीं है, फिर भी एक बार डॉक्टर की सलाह लेने में कोई नुकसान नहीं है, ताकि आपको एग्जैक्ट पता लग जाए कि बच्चा एक नॉर्मल बच्चा है या उसको ADHD के सिम्टम शुरू हुए हैं, ताकि वो आगे जाके अपनी लाइफ के अंदर उसे इन चीज़ों का, इन समस्याओं का सामना ना करना पड़े जो अक्सर वयस्क उम्र के अंदर भी लोगों को करनी पड़ती है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। इसमें भी अगर हम बात करें जी कि डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले भी वो एक छोटा सा काम कर सकते हैं। जी अगर हम गूगल पे सर्च आउट करते हैं तो गूगल पर सिम्टम चेकलिस्ट है। ओके। उसमें ADHD के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, अटेंशंस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, हाइपर एक्टिविटी के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं और इम्पल्सिविटी के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर हम क्वेश्चंस को देखें और उन क्वेश्चन को टिक मार्क करें, तब भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि मेरे बच्चे को ADHD है या फिर नहीं है। और फुल कंफर्मेशन के लिए तो हम डॉक्टर को मिल ही सकते हैं, साइकेट्रिस्ट को मिले या साइकोलॉजिस्ट को मिले, पर हेल्प ज़रूर लें, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस से अडल्ट में आने वाली प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो रिकवर हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर किसी भी बीमारी के पहले लक्षण पे ही हम चेत जाएंगे, अगर हम चाहते हैं कि एक दरार को बड़ा ना होने दिया जाए, बाढ़ का रूप वो ना ले ले, तो वो उसे दरार जब वो है तभी उसको बंद करना पड़ता है। तो सेम वैसे ही है कि जख्म को नासूर अगर नहीं बनने देना, तो उसका इलाज जख्म पे ही कर देना महत्वपूर्ण होता है। उसी तरह से अगर आपको पहला सिम्टम नज़र आया और नज़र आया कि बच्चे को ADHD के सिम्टम हो सकते हैं, तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि गूगल पे भी आप सर्च करके उन सिम्टम को चेक कर सकते हैं। अलग अलग वो इम्पल्सिवनेस के, हाइपर एक्टिविटी के, इनअटेंशन के सिम्टम आपको मिल जाएंगे और उसके बाद अगर आपको वो मैच करते हुए मिलते हैं, फिर डॉक्टर आपकी हेल्प के लिए हैं ही। डॉक्टर साहब, चलते चलते बहुत अच्छी जानकारी आपने ADHD के बारे में दी। चलते चलते मैं और मेरे दर्शक यही जानना चाहेंगे कि क्या संदेश है उन पेरेंट्स के लिए, उन टीचर्स के लिए जिनको ADHD से पीड़ित बच्चों का सामना करना पड़ता है, उनके साथ रहना पड़ता है, जिन पेरेंट्स के घर में ऐसे बच्चे हैं, स्कूल के अंदर टीचर्स को उनके साथ रहना पड़ता है, तो वो क्या उनके लिए मैसेज या संदेश है ताकि वो इस चीज़ को समझ पाएँ और वो अच्छे से बच्चे की केयर कर पाएँ? देखिए डॉक्टर मुकेश, अगर दुनिया का सबसे मुश्किल काम देखा जाए, चैलेंजिंग काम देखा जाए, तो वो एक ही है, पेरेंट बनना। क्या या फिर टीचर बनना। केवल ADHD के बच्चे के लिए नहीं, एक नॉर्मल बच्चे के लिए भी अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये सबसे मुश्किल काम है। और अगर बच्चे के साथ ADHD के सिम्टम भी हैं, तब तो बड़ी ही मुश्किल है, उस बड़ा चैलेंज का सामना करना पड़ता है उसको। चैलेंज पेरेंट्स अक्सर जी स्ट्रेस में आ जाते हैं, अपना आपा खोने लग जाते हैं ऐसे बच्चों के साथ डील करते हुए। तो सबसे पहले तो मैं ऐसे पेरेंट्स को और टीचर को एक संदेश देना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा कि अवेयरनेस ज़रूर रखें कि ADHD जो प्रॉब्लम्स है वो बच्चे की वीकनेस नहीं है। इसका मतलब है कि आपके बच्चे का दिमाग एक अलग तरीके से काम कर रहा है,
उस तरीके से काम नहीं कर रहा जिस तरीके से दूसरे बच्चों का दिमाग काम करता है। तो इसको साइकोलॉजी में हम बोलते हैं न्यूरो डाइवर्जेंट, यानी ऐसे बच्चे क्या हैं, न्यूरो डाइवर्जेंट, न्यूरो डाइवर्जेंट कैटेगरी में आते हैं, और जो दूसरे बच्चे हैं वो न्यूरो कन्वर्जेंट कैटेगरी में आते हैं। ऐसे बच्चों के लिए जो ट्रीटमेंट के मेथड्स हैं वो मेथड काम नहीं करते जो दूसरे बच्चों के लिए काम करते हैं। जैसे पनिशमेंट है, न्यूरो कन्वर्जेंट बच्चों के लिए अच्छा काम करती है, पर न्यूरो डाइवर्जेंट के लिए वो एक प्रॉब्लम बन जाती है। और आमतौर पे पेरेंट्स करते क्या हैं, वो एक मेथड अप्लाई करते हैं पनिशमेंट का, रिवार्ड या पनिशमेंट, दो ही मेथड है उनके पास। और जब वो अपना आपा खो देते हैं, जब वो स्ट्रेस में आते हैं, जब वो परेशान होते हैं, तो रिवार्ड मेथड ख़त्म हो जाता है और कौन सा मेथड स्टार्ट होता है, पनिशमेंट मेथड स्टार्ट होता है। पनिशमेंट मेथड ऐसे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऐसे बच्चे जो हैं अक्सर देखा जाता है कि वो जिद्दी हो जाते हैं। पनिशमेंट मेथड से ऐसे बच्चों की जो सेल्फ इमेज है वो डाउन हो जाती है, सेल्फ स्टीम जो होती है वो बड़ी पुअर हो जाती है। तो ऐसे पेरेंट्स और टीचर्स को ध्यान देना चाहिए, एक बात समझनी चाहिए कि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट जो है, हमें बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पर काम करना है, ना केवल एकेडमिक डेवलपमेंट पर। किसी भी बच्चे की कामयाबी के लिए डॉक्टर मुकेश आपने सुना होगा कि दो क्वेश्चन हैं जो बड़े ही जरूरी हैं, एक आईक्यू और ईक्यू। ऐसे बच्चों के अंदर ईक्यू अच्छा बनाया जा सकता है जी। लेकिन पनिशमेंट मेथड की वजह से हम उनके ईक्यू को कम कर देते हैं, उनकी सेल्फ स्टीम को कम कर देते हैं, सेल्फ इमेज पुअर कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको बाकी दिक्कतें आने के चांसेस बनते हैं। तो हमें क्या करना है, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पर काम करना है जी। और लेकिन पेरेंट्स को केवल बच्चों की ऊपर वर्कआउट नहीं करना है, उन्हें खुद के ऊपर भी वर्कआउट करना है, उनको खुद के साथ टाइम बिताना है। उन्हें ये देखने की ज़रूरत है कि उनका पेरेंटिंग स्टाइल क्या है। अब पेरेंट्स को नहीं मालूम होता कि कई बार उनके पेरेंटिंग स्टाइल में प्रॉब्लम होती है, उस पेरेंटिंग स्टाइल में प्रॉब्लम की वजह से ADHD बढ़ने लग जाती है। तो जब वो काउंसलर के साथ, साइकोलॉजिस्ट के साथ काम करते हैं, तो हम लोग पेरेंट्स की पेरेंटिंग स्टाइल के ऊपर भी वर्कआउट करते हैं और ये देखते हैं कि कहीं उनके पेरेंटिंग स्टाइल में प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर उसके अंदर प्रॉब्लम है तो उसको भी ठीक किया जाता है। बच्चे की एक ओवरऑल असेसमेंट की जानी चाहिए। अक्सर पेरेंट्स आते हैं कि बच्चे के अंदर ये कमियां हैं, ये कमियां हैं, उन्हें बच्चे की स्ट्रेंथ के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। तो बच्चे की स्ट्रेंथ को देखें और बच्चे की वीकनेस को भी देखें। स्ट्रेंथ को कैसे इंक्रीज करना है, हमें इसके ऊपर वर्कआउट करना है। वीकनेस को कैसे डिक्रीज करना है, हमें इसके ऊपर वर्कआउट करना है। नो डाउट इट्स वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि पेरेंट्स को ये समझ नहीं होता कि ऐसे बच्चों को कैसे डील किया जाए। तो ऐसे अगर आपके बच्चे भी इस प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं, पीड़ित हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार काउंसलर को, साइकोलॉजिस्ट को या साइकेट्रिस्ट को ज़रूर मिलें, उनसे हेल्प लें और देखें कि ऐसे बच्चे को कैसे अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगाएं और ये सीखने की कोशिश करें। दोस्तों डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया बात कही कि ट्रीटमेंट और काउंसलिंग सिर्फ बच्चे की ज़रूरी नहीं है, माता पिता की और टीचर्स की भी ज़रूरी है, जिनको उन बच्चों के साथ रहना पड़ता है जो ADHD के सिम्टम्स का शिकार हैं। अच्छी बात यह है कि सही समय पर डायग्नोज होकर, सही समय पर काउंसलिंग और ट्रीटमेंट होकर इस बीमारी से पूरी तरह से निजात पाई जा सकती है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो सारी उम्र आपके साथ चलने वाली है, ये पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है। दोस्तों, अति सक्रियता को कम करना है, अटेंशन को ठीक करना है और डॉक्टर के सहयोग से, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट के सहयोग से, काउंसलिंग से, दवाइयों से ये पूरी तरह से ठीक की जा सकती है। तो डॉक्टर खुराना ने आज बहुत ही अच्छी बातें ADHD के बारे में बताई, हमें बताया कि ये क्या है, क्यों होती है, इसके लक्षण क्या हैं, क्या क्या चेंजेस दिमाग में होते हैं, किस तरह का इम्पैक्ट हमारे जीवन के अलग अलग आयाम पे डाल सकती है और किस तरह से हम दवाइयों से, काउंसलिंग से इससे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अर्ली डायग्नोसिस इम्पोर्टेंट है, पहले सिम्टम पर ही चेतना इम्पोर्टेंट है, ध्यान लगाना इम्पोर्टेंट है और बच्चों के साथ
बड़े अच्छे से पेश आकर अच्छी पेरेंटिंग सीख कर, जो आप खुद भी सीख सकते हैं अपने तरीके से और डॉक्टर की भी हेल्प ले सकते हैं। डॉक्टर खुराना, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज बहुत शानदार जानकारी ADHD के बारे में दी और हम उम्मीद करते हैं कि एक शो हम पेरेंटिंग में भी करेंगे, बच्चे के माता पिताओं को वो समझने में मिलेगा कि कैसे एक अच्छा पेरेंट्स बना जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर किसी नई पर्सनैलिटी के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।